हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पीवाई की सीरीज़ में आज हमारी क्लास है 4th नंबर की। इससे पहले की जो क्लास है अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। पे यूजीसी नेट का फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो अच्छी बात है, निकल गया है फॉर्म और 19 तारीख से शुरू हो गया था, तो मैंने भी देखा नहीं था, आज ही देखा है। तो इसीलिए अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं यूजीसी नेट का तो ज़रूर डाल दीजिए। कम टाइम है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो पेपर पास हो ही जाएगा। नहीं भी है तो आप पीवाई की सीरीज से जुड़ जाइए। हिंदी साहित्य और मतलब हिंदी और पीवाई क्यू पेपर फर्स्ट के लिए दोनों की हमारी 2 क्लासेस चल रही हैं। जल्दी ही आपको इसका निश्चित टाइम लाइव का मिल जाएगा, तो आप इन सीरीज से जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और क्लास अगर पसंद आती है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को और शेयर कर दिया करो। प्रजनन रिएक्टरों के बारे में निम्न में से कौन कौन सही हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले प्रजनन रिएक्टरों के बारे में निम्न में से कौन कौन सही है। देखो मैं इसमें क्या है कि इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअली ये पेपर है जो आता है, तो इसमें मैंने कुछ में दोनों चीज़ें रखी हैं, इंग्लिश और हिंदी, कुछ में नहीं रखी हैं, मोस्टली में नहीं रखा है, कुछ में रखी हैं जो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, थोड़ा सा वहीं से मैंने रख दिया है। तो आप मुझे बताइएगा क्या आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन चाहिए या फिर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं केवल, क्योंकि इंग्लिश में तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, केवल हिंदी में आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे हैं जो कि हिंदी समझते हैं। तो प्रजनन रिएक्टरों के बारे में निम्न में से कौन कौन सही है। तो दे प्रोड्यूस मोर फिसिल मटेरियल देन दे कंज्यूम, वे उपभोग की तुलना में अधिक विदल्य सामग्री उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो प्रजनन रिएक्टर होते हैं वो उपभोग की तुलना में अधिक विदल्य सामग्री उत्पन्न करते हैं। भारत में कोई प्रजनक रिएक्टर नहीं है। ठीक है, भारत में कोई भी, देयर आर नो ब्रीडर्स रिएक्टर्स इन इंडिया। देयर आर 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं, फास्ट एंड स्लो। प्रजनक रिएक्टर 2 प्रकार के होते हैं, फास्ट एंड स्लो यानी कि द्रुत और मंद। और इससे अगला है प्रजनन प्रचालन हेतु परिवर्तन अनुपात, यानी कि विदल्य सामग्री उत्पादित विदल्य सामग्री उपभोग की गई 1 से अधिक होना चाहिए। यह पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में प्रजनक रिएक्टर अधिक नाभिकीय अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में जो प्रजनक रिएक्टर होते हैं वो अधिक नाभिकीय अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। तो इनमें से हमारा यहाँ पर आपको विकल्प क्या करने हैं, चूज करने हैं। तो देख लेते हैं इसमें से हमारा कौन कौन सा है जो कि सही है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि वे उपभोग की तुलना में अधिक विदल्य सामग्री उत्पन्न करते हैं, जो कि प्रजनन रिएक्टर होते हैं। और दूसरा है इसमें सी, बी हमारा गलत है, बी नहीं है, भारत में कोई प्रजनक रिएक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है, हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, द्रुत व मंद, फास्ट एंड स्लो, इसको याद रख लेना। और तीसरा इसमें जो डी है वो भी करेक्ट है, प्रजनन प्रचालन हेतु परिवर्तन अनुपात विदल्य सामग्री उत्पादित विदल्य सामग्री उपभोग की गई 1 से अधिक होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। और ई भी हमारा करेक्ट है, पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में प्रजनक रिएक्टर अधिक नाभिकीय अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। ये जो पेपर है, ये जून का जो पेपर कैंसिल हो गया था उसका अभी हमारा चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो अलग अलग सब्जेक्ट का तो अलग अलग होता है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है वो सबके में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंजिंग होती है, अलग अलग ही पेपर आता है, उसमें कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो 1-2 ही जो मैच होते हैं, बाकी के सब अलग होते हैं। तो ये जून का हमारा जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका अभी चल रहा है। ठीक है, उसकी जो 3 क्लासेस हैं वो भी उसी में से थी और ये भी, तो इससे आप समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप याद रख लेना। इसमें विकल्प अगर आप देखेंगे सही विकल्प का चयन कौन सा है, तो इसमें ए सी डी, ए बी डी, ए, इसमें ए सी डी और ई, जिसमें ई दे रखा है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ई भी है इसमें, ए सी डी और ई हमारे करेक्ट ऑप्शन है। मीडिया गुणवत्ता में 1 मिनट, मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली निम्न में से किन पर केंद्रित करती है। मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली निम्न में से किन पर केंद्रित करती है। मूल्यांकन,
श्रोता नियंत्रण, ऑडियंस कंट्रोल, अनुश्रवण, मॉनिटरिंग, एजुकेशन शिक्षा, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। तो इनमें से किन पर केंद्रित करती है? मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली। तो इनका जो आंसर है वो हम देख लेंगे, मूल्यांकन है। ठीक है, मूल्यांकन सही है। और मूल्यांकन के बाद श्रोता नियंत्रण इसमें नहीं आता, बी हमारा ऑप्शन नहीं है। सी मॉनिटरिंग अनुश्रवण है। और इसके बाद डी शिक्षा और फीडबैक प्रतिपुष्टि। मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मूल्यांकन, स्रोत, ये अनुश्रवण, शिक्षा और प्रतिपुष्टि, ACDE हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ACDE हमारे फोर्थ ऑप्शन में ही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित अनुसंधान संगठनों के उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम को चिन्हित कीजिए। ये अनुसंधान संगठन है, जो रिसर्च सेंटर है, उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। मतलब सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद में किसकी हुई थी, बाद में किसकी हुई थी। तो यहाँ पर चलते हैं हम, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इनका देख लेते हैं। ये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना है, ये हुई थी 1969 के अंदर। ठीक है, 1969 में हुई थी। इनको लिख लेना आप कहीं पर अगर नोट्स वगैरह जो बना रहे हो। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। ठीक है, 1995 में हुई थी, काफी लेट हुई है। भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, इसको ICCR, इनके ये नाम भी आपको याद रख लेने हैं, इंग्लिश वाले शॉर्ट फॉर्म भी। भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, तो इसकी स्थापना होती है 1977 के अंदर। ठीक है, 1977 में होती है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की अगर बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ICHR, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, तो इसकी स्थापना है 1964 में होती है। सबसे पहले यही आएगा, ई सबसे पहले आएगा, क्योंकि 1964 में होती है उच्च अध्ययन संस्थान IIAC की। ठीक है, तो ई एक ही ऑप्शन में हमारा दे रखा है, जो कि सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना 1964 में होती है। इसके बाद ए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना होती है। डी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1972 में होती है। और सी भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद की 1977 में होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद 1995 में आता है। ठीक है, इनको याद रख लेना, नोट्स वगैरह जो बना रहे हो वहां पे इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, जब आप एक या एक से अधिक चरों से प्राप्त परिणाम का अनुमान करने का प्रयत्न करते हैं तो आप क्या प्रयोग करते हैं? जब आप एक या एक से अधिक चरों से प्राप्त परिणाम का अनुमान करने का प्रयत्न करते हैं तो क्या करते हैं? पियर्सन, गुणन, आघूर्ण, सहसंबंध, द्विचर प्रतिगमन, बहुचर प्रतिगमन या प्रसरण विश्लेषण। और इसमें भी आपको क्या करना है? विकल्प को छांटना है। तो इसमें से आएगा, एक या एक से अधिक की बात हो रही है, तो इसमें बी और सी हमारे दोनों ही करेक्ट है। द्विचर प्रतिगमन है ये, और बहुचर प्रतिगमन, तो बी और सी हमारे दोनों ही क्या है? करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित करना है। फील्डर यानी कि क्षेत्र रक्षक, बॉल प्लेयर, और इसके बाद आएगा बेसबॉल प्लेयर, बेसबॉल खिलाड़ी, और एथलीट। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? तो इसका देखो राइट ऑप्शन हमारा वैसे सी है। सी में क्या दे रखा है? डी दे रखा है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? एथलीट। ठीक है, एथलीट, और एथलीट के बाद क्या आएगा? एथलीट के बाद एक बार में नहीं दिखेगा क्योंकि पेज अलग है। तो एथलीट के बाद आएगा हमारा बॉल प्लेयर। ठीक है, एथलीट, इसके बाद आएगा बॉल प्लेयर, और इसके बाद आएगा सी बेसबॉल खिलाड़ी, और ए आएगा क्षेत्र रक्षक यानी कि फील्डर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। इनको आप एक बार और अच्छे से पढ़ लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अनुसंधान परियोजना को इस प्रकार स्थापित किया जाता है जिससे कि समष्टि में से प्रत्येक को प्रतिदर्श में शामिल होने का समान अवसर मिलता है तो अनुसंधान में निहित है। क्या निहित है? यदि कोई अनुसंधान परियोजना है और उसको इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि उसमें जो भी प्रतिदर्श में शामिल होने वाले लोग हैं उनको समान अवसर मिलता है, ठीक है, तो ये अनुसंधान में क्या निहित है? कोटा प्रतिचयन यानी कि कोटा सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग निर्णयात्मक प्रतिचयन, प्रायिकता प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन। क्या कहा जाता है इसे? यदि सबको समान अवसर मिलता है तो इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी कि प्रायिकता प्रतिचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, परसिस्टेंट ऑक्सीजनेटेड पॉल्यूटेंट्स, और इसके बाद है पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स या पॉलीमेराइज्ड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इनमें से पीओपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो पीओपी का जो फुल फॉर्म है ये है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची फर्स्ट के साथ में सूची सेकंड का आपको मिलान करना है, ठीक है, सूची मतलब यहाँ पर मैचिंग करनी है, और मैचिंग ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आके आपसे पूछा गया था। संक्षिप्त रूप दे रखे हैं और इनका अर्थ दे रखा है, तो किससे मैच होगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा वैसे ET.AL ये किससे होगा? और अन्य, इसका मतलब होता है और अन्य, ठीक है, इनको नोट कर लेना कहीं पर। ANTE ये नहीं है इसके अंदर, खाली ANTE, इसका मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है, और CF का मतलब होता है उसी स्थान पर, नहीं, CF का मतलब होता है तुलना नीचे दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉरी, तो मात्रा की जगह क्या बन गया, तो तुलना हो गया, ठीक है, और एक और हमें दे रखा है नीचे, क्या दे रखा है? IBID, तो इसका मतलब होता है उसी स्थान पर, इसका मतलब क्या है? उसी स्थान पर, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इनके विकल्प की हम बात करें तो इनका जो विकल्प है वो बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गोल्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये मैचिंग दे रखी है, ये क्या दे रखा है? ये मैचिंग दे रखी है, एक मिनट, यहाँ पर आपको क्या करना है? मिलान करना है भाई, इसको मैं सीधा सीधा बता दूंगी, वैसे आपको मिलान करना है। मिलान में क्या करना है? गोल्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सहस्त्राब्दी विकास ध्येय में ध्येय कितने हैं, यानी कि गोल्स कितने हैं। देखो गोल्स अलग चीज दिखा रखी है, यहाँ से इंग्लिश इसलिए मैंने यहाँ पर रखी है, इंग्लिश से ही आपको समझ में आएगा, हिंदी से नहीं समझ में आएगा। और टारगेट भी अलग दे रखा है, ठीक है, सहस्त्राब्दी विकास ध्येय यहाँ पर भी है और सहस्त्राब्दी विकास ध्येय ऊपर भी है। इसमें गोल्स की संख्या कितनी है वो बतानी है और इसमें टारगेट की संख्या कितनी है वो भी बतानी है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, वैसे ही मैचिंग में दे रखा है आपको 8 इधर, ठीक है। तो सहस्त्राब्दी विकास ध्येय में जो गोल्स की संख्या है ना वो 8 ही है, वो कितनी है? 8 ही है भाई, यहाँ पर 8 है ना। और इसमें टारगेट की संख्या कितनी है? तो टारगेट की संख्या है इसमें 21, टारगेट की संख्या लिख लेना इनको कहीं पर, ठीक है। सहस्त्राब्दी विकास ध्येय में गोल्स की संख्या 8 है और इसमें टारगेट की संख्या 21 है, ठीक है। और गोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास जो ध्येय होता है, ठीक है, सतत विकास ध्येय में गोल्स की संख्या कितनी है? तो गोल्स की संख्या इसके अंदर है 17, ठीक है, इसके अंदर 17 है। और सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टारगेट की संख्या कितनी है? तो यह है 169।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था मैचिंग में। मैचिंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, उसमें हिंदी इंग्लिश तो वो ठीक से मतलब इसमें आ नहीं पाता, और मैंने थोड़ा सा ध्यान भी नहीं दिया, बाद में इसको मैं कर नहीं पाई ठीक से। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ उसको आप समझ लीजिए अच्छे से। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में गोल्स की संख्या 8 है और टारगेट की संख्या 21 है, ठीक है। और सतत विकास जो ध्येय है उसके अंदर गोल्स की संख्या 21 है, सॉरी 17 है, और इसमें टारगेट की संख्या 169 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसके हम इसकी ऑप्शन की बात करें तो कौन सा सही आएगा, हमारा बी वाला सही होगा, ठीक है। बी वाला सही हो जाएगा, वो आप दे मिला लेना, मिलाना चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, क्रियान्वयन हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित की अनुशंसाओं को शामिल किया गया था। क्रियान्वयन हेतु जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखो पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। 1951 ईस्वी में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो शुरू की गई थी। यहाँ पर द्वितीय की बात हो रही है, तो ये 5 वर्ष बाद की गई थी 1956 के अंदर, ठीक है। 5 साल तक के लिए 5 साल की ये पूरी योजना थी। तो इसमें कौन सी अनुशंसाओं को शामिल किया गया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, लैंग्वेजेस कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय भाषा आयोग, और रूरल हायर एजुकेशन कमेटी, ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति, कमेटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज यानी कि नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी समिति, त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम समिति। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे ये PYQ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़े से लॉन्ग होते हैं, तो इसलिए आप इनको रुक करके पढ़ा करो। सिर्फ आपको ऑप्शन, अगर आप खाली इतनी जल्दी स्पीड में वीडियो को देखेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि मैं भी इतना स्लो नहीं पढ़ाती कि जो मैं टाइम वेस्ट करूं आपका, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा ना टाइम मेरा भी कीमती है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम दे के पढ़िए। चाहे आप एक दिन में एक ही सेट करें, चाहे आप एक दिन में एक ही घंटा पढ़ें, लेकिन उस एक घंटे में जितना आपने पढ़ा है ना वो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम छप जाना चाहिए। वो पढ़ाई होती है, अगर आपको सच में ही कोई भी पेपर पास करना है तो तभी निकलता है। ऐसे नहीं है कि आप सीधे सीधे इसके आंसर, भाई आंसर क्या लगाया है देख लिया, आंसर क्या लगाया है देख लिया, ऐसे नहीं होता। मैं देखती हूँ बच्चे देख तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्पीड में देखते हैं, या वो पूरी क्लास देखते नहीं होंगे, है ना, दो ही बात हो सकती हैं। तो पता चल जाता है टाइम कितना लगाया है बच्चों ने। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आप पूरा रुक करके और अच्छे से पढ़िए। मैं भी आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप धीरे धीरे आराम से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ सुनते रहिए ढंग से। तो यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसकी अनुशंसाएं की गई हैं बताइए यहाँ पर। तो इसमें देखो, एक तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की यहाँ पर बात नहीं की गई है, इसमें भारतीय भाषा आयोग, ठीक है। एक तो इसमें भारतीय भाषा आयोग है, भारतीय भाषा आयोग की अनुशंसा की गई है। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति है उसकी भी बात की गई है। और इसके अलावा नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी समिति बनाने की भी बात की गई है। त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम समिति की इसमें कोई बात नहीं है, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो BCD हमारा जो ऑप्शन है वो बी में दे रखा है, वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गैर तकनीकी परास्नातक शिक्षा हेतु स्वयं पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय समन्वयक है, समन्वयक या कोऑर्डिनेटर जिसको बोलते हैं। तो गैर तकनीकी परास्नातक शिक्षा के लिए स्वयं पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय समन्वयक कौन सी जो यहाँ पर संगठन है वो कौन सा है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, AICTE बोलते हैं। इनकी ये इंग्लिश वाली जो शॉर्ट फॉर्म है ना उसको भी याद रख लेना, ठीक है। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान NITTTR बोलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT बोलते हैं, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, स्वयं पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय समन्वयक UGC है, ठीक है, जो कि आपका जो UGC नेट का ही तो पेपर आप देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिलान करना है आपको, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि, FOSSEE, इनकी मैचिंग करनी है।
मैचिंग में दे रखा है, इनका मतलब उद्देश्य दे रखा है, और आपको जो डिजिटल पहल की गई हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो शोध सिंधु का काम क्या है? शोध सिंधु, शोध सिंधु को देखते हैं पहले। ये ई संसाधनों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों तक पहुंच प्रदत्त करता है। जो शोध सिंधु है ये ई संसाधनों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों तक पहुंच प्रदत्त करता है। इसके अलावा जो शोध गंगोत्री है, शोध गंगोत्री क्या करता है? ये भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध विषयों के संक्षेप की मेजबानी करता है। ठीक है, शोध गंगोत्री का काम क्या है? तो ये भारतीय विश्वविद्यालयों के अंदर शोध विषयों के संक्षेप की मेजबानी करता है। शोध शुद्धि की अगर बात करते हैं तो शोध शुद्धि के अंदर क्या है? ये अकेडमिक, इनको मिला लो यहाँ से, ये शोध सिंधु का काम है ई संसाधनों को विश्वविद्यालय महाविद्यालय तक पहुंच प्रदान करना। शोध गंगोत्री का काम है संक्षेप की मेजबानी करना, और शोध शुद्धि का काम है अकेडमिक लेखों में मौलिकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु साहित्यिक चोरी की रोकथाम करने हेतु पहल। ठीक है, ये एकेडमिक लेखों के ये शोध शुद्धि का काम है, मतलब साहित्यिक चोरी की रोकथाम कर रहा है ना, मतलब चोरों की क्या कर रहा है? समाप्ति यानी शुद्धि कर रहा है। FOSSEE इसका काम क्या है? शिक्षा हेतु स्वतंत्र उदार एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। तो हमारे यहाँ पर कौन सा सही हो गया? ए का 3, ए का यानी कि 1 मिनट ऐसे दे रखे होंगे ना, ए का 3 हो जाएगा। और शोध गंगोत्री क्या करता है? फर्स्ट करता है, फर्स्ट का काम है 3 1। और शोध शुद्धि यानी कि 4, और FOSSE ये करता है, क्या करता है? B यानी कि सेकंड। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अब आप आगे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। निम्न में से किस प्रौद्योगिकी ने परिवहन व संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन को चिन्हित किया था? निम्न में से किस प्रौद्योगिकी ने परिवहन व संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन को चिन्हित किया था? टेलीग्राफ, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, प्रिंटिंग, मुद्रण, फोटोग्राफी, किसने किया था? तो बताइए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी ने परिवहन व संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन को चिन्हित किया था? वियोजन यानी कि सेपरेशन बोलते हैं, वियोजन को सेपरेशन यानी कि अलगाव, अलगाव बोलते हैं इसको। तो ये किया था टेलीग्राफ यानी कि तार ने। ठीक है, निगमन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। निगमन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। रिवीजन ऑफ थ्योरी, सिद्धांत का पुनरीक्षण, हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और रिजेक्टेड, प्राकल्पना का स्वीकृत या अस्वीकृत होना, फाइंडिंग्स परिणाम, निष्कर्ष, डाटा कलेक्शन यानी कि डाटा कलेक्शन दे रखा है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चूज करना है। निगमन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में लगाना है। कैसे लगाएंगे बताइए? सबसे पहले इसमें आएगा डाटा संकलन यानी कि डी हमारा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, और डी 1 में ही दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारा डाटा कलेक्शन, इसके बाद आएगा परिणाम निष्कर्ष। ठीक है, इसके बाद ये आएगा परिणाम निष्कर्ष। ठीक है, और बी आएगा इसके बाद यानी कि प्राक कल्पना का स्वीकृत या अस्वीकृत होना, और उसके बाद आएगा रिवीजन ऑफ थ्योरी यानी कि सिद्धांत का पुनरीक्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। माध्यम के साथ एक प्रकार की आसक्ति की संकल्पना किस रूप में की जाती है? माध्यम के साथ एक प्रकार की आसक्ति की कल्पना किस रूप में की जाती है बताइए? तो ये इसमें दे रखा हाइपर मेडिएसी यानी कि अति माध्यमता, अधिमाध्यमता, माध्यम के साथ एक प्रकार की आसक्ति संकल्पना किस रूप में की जाती है? तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, वैसे मैं दिखा देती हूँ आपको आगे। तात्कालिकता, इमीडिएसी, मीडिया टेंडेंसी, मीडिया प्रवृत्ति और बहुमाध्यमता। ठीक है, इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो अति माध्यमता आएगा। तो ये हमारे करेक्ट हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और शेयर जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतने ही अच्छी क्लास, इतना ही अच्छा मैटर कंटेंट आपको
मिल जाएगा। धन्यवाद।